क्या हुआ रमेश जी का? याद है आपको रमेश जी? इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले हमने देखा डायरिया क्या है, डायरिया में क्या होता है और टाइप्स ऑफ डायरिया। उसके बाद हमने देखा कॉजेज ऑफ डायरिया और उसके साथ में होने वाले और लक्षण यानी कि एसोसिएटेड सिम्टम्स। आपको नहीं पता? यही तो है, पहला दूसरा स्किप करके तीसरा देखेंगे तो यही होगा। मैंने कहा था ना कि ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम सीखते हैं तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद भी रहती है और समझ भी आती है। भैया जी प्रणाम, मैं हूं नजमुद्दीन नजमी, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। द सिम्टम स्टोरी के दूसरे एपिसोड के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को। तो चलिए समझते हैं डायग्नोसिस को बिना समय बर्बाद किए। डायग्नोसिस। नमस्ते, मैं हूं आकृति तिवारी, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम बड़ौदा मेडिकल कॉलेज। अब हम समझते हैं कि डॉक्टर डायरिया की डायग्नोसिस कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि हर पेशेंट को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती। अधिकतम केसेस में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही आइडिया लग जाता है। हिस्ट्री, डॉक्टर सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। 70 to 80% केसेस में हिस्ट्री लेने से ही आइडिया लग जाता है कि डायरिया का कॉज क्या है। सबसे पहले हम ड्यूरेशन के बारे में पूछते हैं कि डायरिया कितने समय से है। एक्यूट अगर वो 2 हफ्ते से कम समय से है, परसिस्टेंट अगर 2 से 4 हफ्ते के बीच में है, और क्रॉनिक अगर 4 हफ्ते से ज्यादा समय से डायरिया हो इंसान को। ड्यूरेशन से हमें आइडिया लगता है कि क्या इंसान को इन्फेक्शन की वजह से डायरिया है कि क्रॉनिसिटी क्रॉनिक बीमारी की वजह से डायरिया है। दूसरी बात करेंगे स्टूल के कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी, दिन में कितनी बार होता है। दूसरा वॉल्यूम, कितने अमाउंट में होता है। तीसरा, क्या स्टूल में ब्लड मिलता है। अगर स्टूल में ब्लड होता है तो वो लाल या तो काले कलर का हो सकता है। चौथा, गंध, नॉर्मल है या बदबूदार। पांचवा, कंसिस्टेंसी, क्या वो पानी जैसा है कि सेमी सॉलिड है। छठा, म्यूकस। सातवां, क्या वो स्टूल फ्लोट करता है। अगर फ्लोट करता है तो वो स्टेटोरिया फैटी स्टूल्स की निशानी है। आठवां, कलर, जैसे ग्रीन, येलो, ब्राउन या ब्लैक। ये सारे क्लूज डायरिया के टाइप और कॉज बताते हैं। इसके बाद हम 7 के लक्षणों यानी कि एसोसिएटेड सिम्टम्स को देखेंगे, जैसे कि फीवर यानी कि बुखार, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आना, एनोरेक्सिया यानी भूख का कम होना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना, वेट लॉस यानी वजन का कम होना, डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी का कम होना। ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि डिजीज माइल्ड है कि सीवियर है। चौथा है फूड हिस्ट्री, जिसमें हम पूछते हैं उन्होंने रिसेंटली क्या खाया था। क्या बाहर से या तो स्ट्रीट फूड खाया था, क्या सी फूड नहीं तो अंडर कुक्ड मीट खाया था, अनपैस्चराइज्ड मिल्क या तो डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम किया था, या तो उन्हें कोई फूड एलर्जी हो। फूड हिस्ट्री से हमें फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन और फूड एलर्जी के बारे में पता लगता है। अगला हम पूछते हैं ट्रैवल हिस्ट्री, कि क्या रिसेंटली कहीं ट्रैवल किया है। यहीं से कंसेप्ट आता है ट्रैवलर्स डायरिया का। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, हम पूछते क्या घर में भी किसी को डायरिया है, स्कूल हॉस्टल में भी क्या डायरिया है। इससे हमें आउटब्रेक के बारे में आइडिया लगता है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, क्या पहले भी ऐसे डायरिया के एपिसोड्स हुए हैं। आईबीएस या तो आईबीडी है, पहले कोई सर्जरी जैसे कोलेसिस्टेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी हुई हो, या तो डायबिटीज और थायराइड का इश्यू हो, या तो एड्स या एचआईवी का इश्यू हो। हिस्ट्री के बाद अब हम बात करेंगे पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन की। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि प्रजापति है एंड आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। हिस्ट्री के बाद डॉक्टर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन एसेस करता है। इसका मेन एम ये होता है कि पेशेंट की सीवियरिटी, डिहाइड्रेशन और कॉम्प्लिकेशंस चेक करना। सबसे पहले डॉक्टर ये देखते हैं कि पेशेंट ओवरऑल कैसा लग रहा है, क्या वो बीमार या कमजोर है। वाइटल साइंस, सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करते हैं। टेम्परेचर, फीवर इन्फेक्शन की साइन होती है। पल्स, तेज पल्स डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर सीवियर डिहाइड्रेशन या सेप्सिस में होता है। रेस्पिरेटरी रेट, तेज सांस मेटाबॉलिक एसिडोसिस का साइन होता है। डिहाइड्रेशन, डायरिया में डिहाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसीलिए इसे डॉक्टर क्लियरली एसेस करते हैं। नंबर 1, मुंह या होठ ड्राई है या मॉइस्ट, आंखें अंदर धसी हुई है या नॉर्मल है, जिसे हम संकन आइज भी कहते हैं। स्किन टर्गर, स्किन को पिंच करके छोड़ने के बाद अगर धीरे धीरे वापस आए तो उसे भी डिहाइड्रेशन की साइन कहते हैं। कैपिलरी रिफिल टाइम,
उंगली को दबाने के बाद अगर कलर लेट वापस आए तो वो भी एक डिहाइड्रेशन की निशानी है। यूरिन आउटपुट नॉर्मल है या फिर लो। अब बात करते हैं लैब इन्वेस्टिगेशंस की। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति नागर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। सारे पेशेंट्स में सारे टेस्ट नहीं कराने होते। माइल्ड डायरिया है तो ORS और ऑब्जर्वेशन ही काफी है। टेस्ट तब कराने होते हैं जब डायरिया सीवियर, प्रोलॉन्ग, ब्लडी और रिस्की हो। तो सबसे पहला है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सस्पेक्ट करेंगे, अगर लिम्फोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन को, और अगर इओसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ है तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन को सस्पेक्ट करेंगे। प्लेटलेट काउंट ज्यादा होने पर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन सस्पेक्ट करी जा सकती है। हीमोग्लोबिन का कम होना क्रॉनिक ब्लड लॉस या अनीमिया के प्रति हमारा डाउट बढ़ाता है। दूसरा है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। डायरिया में सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस कॉमन है। तीसरे नंबर पर आता है रीनल फंक्शन टेस्ट। अगर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो तो वो दर्शाते हैं सिवियर डिहाइड्रेशन या तो एक्यूट किडनी इंजरी। फिर चौथे नंबर पर आते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। ESR और CRP का रेज्ड लेवल दर्शाता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और इन्वेजिव इन्फेक्शन। पांचवें नंबर पर आता है स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल रूटीन या माइक्रोस्कोपी से पता चलता है रेड सेल्स या पस सेल्स जो कि इन्फ्लेमेटरी डायरिया में देखने को मिलेंगे, ब्लड डिसेंट्री में देखने को मिलेगा, ओवा या सिस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा, और चौथा फैट ग्लोब्यूल्स स्टेटोरिया में देखने को मिलेगा। स्टूल कल्चर बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में किया जाता है जैसे कि ब्लडी डायरिया, आउटब्रेक और इन्फेक्शन। चौथा बात करते हैं इमेजिंग स्टडीज की। देखिए, हर डायरिया के पेशेंट को इमेजिंग स्टडीज की जरूरत होती नहीं है। कब हम इमेजिंग स्टडीज प्रेफर करते हैं? नंबर 1, जब डायग्नोसिस अनक्लियर हो, जो लक्षण है बहुत ही सीवियर हो, और तीसरा कि डॉक्टर कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन को सस्पेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, इसके 3 इंपॉर्टेंट मोटिव्स हैं। इमेजिंग स्टडीज के 3 इंपॉर्टेंट मोटिव्स हैं। सबसे पहला कि इंटरनल ऑर्गन्स को डायरेक्टली देखना, दूसरा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यानी कि जानलेवा किसी कारण को रूल आउट करना, और तीसरा ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन या डैमेज को डायरेक्टली देखना। सबसे पहला एक्सरे, और हम सभी एक्सरे से तो काफी वाकिफ हैं ही, तो हम एक्सरे एब्डोमेन करते हैं। इसके 2 चीजें हैं। एक तो ये कि इमरजेंसी में बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट है और इजी टू डू है। अब एक्सरे में क्या दिखता है हमको? ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, टॉक्सिक मेगाकॉल। दूसरा है USG यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। अब USG एब्डोमेन एक बहुत ही पेनलेस, सेफ और रेडिएशन फ्री टेक्निक है, तो इसलिए इसी कारण से हम इसको प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों में भी प्रेफर कर सकते हैं। तीसरा है CT स्कैन। CT स्कैन डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग देता है। अब जब हमारा डायग्नोसिस USG और एक्सरे से क्लियर ना हो तब हमारा CT स्कैन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। चौथा है MRI। तो MRI एक बहुत ही एडवांस इमेजिंग मॉडलिटी है, नंबर 1। उसके अलावा ये बिना किसी रेडिएशन के हमको सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग, ये सॉफ्ट टिश्यू की जो डिटेल्स है वो बहुत ही अच्छे से देता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स की। डिहाइड्रेशन सबसे जरूरी है। ज्यादातर एक्यूट डायरिया सेल्फ लिमिटिंग होते हैं यानी कि अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और तीसरा, एंटीबायोटिक्स की जरूरत हमेशा नहीं होती है। अब बात करते हैं रिहाइड्रेशन थेरेपी की। ORS का इस्तेमाल डिहाइड्रेशन में होता है जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग, हीट एग्जॉक्शन। ये डिहाइड्रेशन को मैनेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और इसे बनाने की विधि सही होनी चाहिए ताकि आउटकम ज्यादा हो। अगर गलत बनाया तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा। तो अब ध्यान से समझते हैं कैसे बनाते हैं ORS का सोल्यूशन। WHO रिकमेंडेड ORS पैकेट से बनाने का तरीका: 1 लीटर साफ पानी लेना है जो कि उबला हुआ हो और उसके बाद ठंडा किया हुआ हो। उसके बाद एक ORS का पैकेट लो, पैकेट का पूरा पाउडर पानी में डालना है, उसको अच्छी तरह से हिलाना है जब तक पूरा डिसॉल्व ना हो जाए, और बस ऐसे ही हो गया आपका ORS सोल्यूशन रेडी। 24 घंटे के अंदर उसको यूज कर लो और जो बच जाए उसको फेंक देना है। याद रहे, 24 घंटे के बाद इस सोल्यूशन को यूज नहीं ही करना है। गलतियां जो बिल्कुल नहीं करनी है: आधे लीटर पानी में पैकेट बिल्कुल मत डालना, ज्यादा पानी में डाइल्यूट नहीं करना है, शुगर, सॉल्ट, जूस या मिल्क ऐड नहीं करना है। घर पर ORS बनाने का अल्टरनेटिव जब ORS घर पे अवेलेबल ना हो: 1 लीटर साफ पानी में 6 चम्मच चीनी और आधी चम्मच नमक मिलाइए, अच्छी तरह से मिक्स करिए और यूज करिए। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के सबसे अहम हिस्से पर, न्यूट्रिशन। जैसे ही पेशेंट रिकवर हो तुरंत नॉर्मल फीडिंग शुरू करें।
ना रोके ना लिमिट करे। इन्फेंट्स में ब्रेस्ट मिल्क जारी रखें, इससे इंटेस्टाइनल रिकवरी फास्टर होती है। क्या दे? घर का खाना जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। दही दिया जा सकता है जो गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। बनाना का सेवन करें जो पोटेशियम रिच होता है। अल्कोहल्स, हाई फैटी फूड्स, कैफीन्स ये सब अवॉइड करें। मेडिकेशंस, दवाइयों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि हर मेडिकेशन हर केस में यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहला एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, जो कि दस्त को रोकती है, जैसे कि लोपेरामाइड। लोपेरामाइड गट की मोटिलिटी को कम करती है और एनल स्फिंक्टर के टोन को बढ़ाती है। इससे स्टूल फ्रीक्वेंसी कम होती है और 6 साल से कम उम्र के बच्चों में ये रिकमेंडेड नहीं है। कब यूज करें? नॉन इन्वेसिव डायरिया, जिसमें ना तो फीवर हो ना ही ब्लड एंड स्टूल्स हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। कब इस्तेमाल नहीं करना है? ब्लडी डायरिया में इस्तेमाल नहीं करना है और अगर फीवर हो तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा होता है एंटीबायोटिक्स। कब इस्तेमाल करें? एक सेगमेंट में हम डेफिनेट इंडिकेशंस वालों की बात करेंगे, जैसे कोलेरा इन सीवियर केसेस एंड शिगेलोसिस इन इन्वेजिव डिसेंट्री, कैम्पाइलोबैक्टर सीवियर या अर्ली केसेस में, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ओरल वैंकोमाइसिन या तो फिडाक्सोमाइसिन और ऑल्टरनेटिव मेट्रोनिडाजोल, ट्रैवलर्स डायरिया, जियार्डियासिस और अमीबियासिस में एंटीप्रोटोजोन्स, टाइफाइड फीवर। दूसरा सेगमेंट है कंडीशनल यूज, जो कि यूज होता है इन एल्डरली पेशेंट विद सीवियर सिम्टम्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स और सीवियर इन्फ्लेमेटरी डायरिया। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के बारे में। सबसे पहला है फ्लोरोक्विनोलॉन। इसके एग्जाम्पल्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मोस्टली बैक्टीरियल कॉजेस में यूज होता है और इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। दूसरा है अजिथ्रोमाइसिन, विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट कैम्पाइलोबैक्टर और शिगेला, और अजिथ्रोमाइसिन इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रैवलर्स डायरिया। तीसरा है मेट्रोनिडाजोल, जो कि जियार्डियासिस, अमीबियासिस और क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल वाले इन्फेक्शन में यूज होता है। चौथा है वैंकोमाइसिन, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल के सीवियर केसेस में दिया जाता है और वो ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है। तीसरा है प्रोबायोटिक्स, और ये ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं आगे पीछे आपने आजकल की जिंदगी में सुना होगा। डायरिया के ट्रीटमेंट में प्रोबायोटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिव थेरेपी साबित होते हैं। प्रोबायोटिक्स है क्या? ये है लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अच्छे जिंदा बैक्टीरिया। अगर ये सही मात्रा में दिए जाए तो ये हमारी बॉडी को, हमारी गट को फायदा पहुंचाते हैं। चौथा है जिंक सप्लीमेंटेशन। ये WHO का रिकमेंडेशन है कि बच्चों में जिंक सप्लीमेंटेशन दिया जाए। अब जिंक देने के फायदे क्या क्या है? सबसे पहला कि ये डायरिया के ड्यूरेशन को 25% से कम कर देता है। दूसरा, ये स्टूल आउटपुट को कम कर देता है। तीसरा, ये रिकरेंस यानी दोबारा डायरिया होने के चांसेस को कम कर देता है। और चौथा, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब पांचवा, जिंक सप्लीमेंटेशन के बाद है एंटी सिक्रीटरी एजेंट। इसमें सबसे पहला ड्रग है रसिकाडोट्रिल। तो नंबर 1 ये बच्चों में सेफ है, ये मोटिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, ये सिक्रीशन को कम करता है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट समझ आया होगा, यानी कि जब अगली बार डायरिया हो तो आप अपने आप से या अपने किसी करीबी से कुछ सवाल पूछकर थोड़ा बहुत ये जज कर सकेंगे कि किस टाइप का या डायरिया के पीछे होने वाला कारण क्या हो सकता है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी बाकी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।